काउज ऑफ फ्रिक्शन। आज हम देखेंगे कि फ्रिक्शन के क्या कारण होते हैं, फ्रिक्शन किन वजहों से लगती है। तो चलो देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे यही बोर्ड भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना। तो बोर्ड देखने में कितना एकदम स्मूथ लग रहा है, पूरा चिकना लग रहा है ना, पूरा चिकना लग रहा है, स्मूथ, ठीक है। तो इस बोर्ड को यदि तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे ना, ऐसे तो एकदम पूरा चिकना लग रहा है, कोई ग्रुप इस पर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बोर्ड को यदि तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे ना, तो इस बोर्ड के सरफेस पर ना तुमको ग्रुप नजर आएंगे, इस तरह के ग्रुप नजर आएंगे, इस तरह के ग्रुप नजर आएंगे, ठीक है जी। अगर मैं इसको थोड़ा और मैग्नीफाई करके बनाऊं ना, तो इस तरह के ग्रुप नजर आएंगे। इसको मैं थोड़ा और मैग्नीफाई करके मैं तुमको दिखा रहा हूं, तो इस तरह के ग्रुप नजर आएंगे। तो कोई भी सरफेस ना, चाहे कितनी भी स्मूथ क्यों नहीं हो, कितना भी चिकना क्यों नहीं हो, इवन तुम उसको पॉलिश भी कर दो, तो भी उस ऑब्जेक्ट को यदि तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे ना, तो उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर तुमको इस तरह के ग्रुप नजर आएंगे, ठीक है जी। तो क्या होता है कि फ्रिक्शन कब लगती है? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। फ्रिक्शन कब लगती है? जब दो ऑब्जेक्ट का सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तभी तो फ्रिक्शन लगती है ना। ऐसे तो नहीं लगती है कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर है और एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इन दोनों के बीच फ्रिक्शन लगेगी क्या? नहीं लगेगी ना। फ्रिक्शन तब लगती है जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है। तो क्या होता है कि जैसे ही दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है ना, तो हमने अभी बताया कि चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी स्मूथ हो, उन पर उनके सरफेस पर इस तरह के ग्रुप नजर आते हैं। जब तुम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तो जैसे ही एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हो ना, तो क्या होते हैं कि इनके ग्रुप आपस में इस तरह से इंटरलॉक हो जाते हैं। जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखोगे, तो इनके ग्रुप्स, इनके सरफेस के ऊपर जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो इस तरह से इंटरलॉक हो जाते हैं। और जब हमको उस ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना हो, मूव करना हो ना, तो क्या करना पड़ेगा? हमको पहले इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करेंगे तभी तो मूव करेगा ना। और आपको इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए फोर्स की आवश्यकता होगी। और आपको इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए जितनी फोर्स की आवश्यकता होती है ना, उसी फोर्स को बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। क्या होता है, जब तुम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हो ना, तो इनका ग्रुप्स आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं इस तरह से। ये रेड वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, जो ये रेड वाला ग्रुप किसी और ऑब्जेक्ट का सरफेस है, और ये ब्लू वाला ग्रुप किसी और ऑब्जेक्ट का सरफेस है। मान लो रेड वाला है ऑब्जेक्ट ए, रेड वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट ए है। रेड वाला है ऑब्जेक्ट ए, और ये ब्लू वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये ब्लू वाला है ऑब्जेक्ट बी। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जेक्ट बी के ऊपर रखते हैं ना, तो इनका ग्रुप्स, इनके सरफेस के ऊपर जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो इस तरह से इंटरलॉक हो जाते हैं। और जब हमको इनको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना हो, जब हमको एक को बी के ऊपर स्लाइड करना हो ना, तो हमें इस इंटरलॉकिंग को सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इस पर एक फोर्स लगाएंगे। अगर स्लाइड करना हो, एक को बी के ऊपर फोर्स स्लाइड करना है ना, तो हमको एक के ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। किस लिए फोर्स लगाना पड़ेगा? जैसे आप, जब तक आप इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक नहीं करोगे ना, तब तक ये सरफेस स्लाइड नहीं करेगी। तो आपको इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए जितनी फोर्स की आवश्यकता होती है ना, जितनी फोर्स की आवश्यकता होती है, उसी फोर्स को बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो काउज ऑफ फ्रिक्शन में नंबर वन क्या हो गया? नंबर वन क्या हो गया कि इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेसेस, इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेसेस ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस लिख सकते हो। इंटरलॉकिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, कॉन्टैक्ट सरफेसेस, ठीक है। तो एक तो ये कारण होता है इंटरलॉकिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, और दूसरा क्या कारण होता है? दूसरा क्या कारण होता है, चलो उसको भी देख लेते हैं। अब जानते हो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो
एटम से बने हुए हैं, और एटम किससे बने हुए हैं? एटम किससे बने हुए थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हुए हैं, है ना। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, इतना आप जानते हो। तो क्या होता है ना कि जैसे दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं ना, दो ऑब्जेक्ट को जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं तो इनका सरफेस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में क्या होती है? अट्रैक्शन फोर्स लगती है ना। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में क्या लगती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। तो क्या होता है, जैसे आप एक दूसरे को दो सरफेस को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं ना, तो इनका सरफेस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनके सरफेस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इन सरफेस का न्यूक्लियस इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इस सरफेस का न्यूक्लियस इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यदि आपको इस ऑब्जेक्ट को, दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना हो ना, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ना, उनको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ना जो ग्राउंड पर रखी हुई है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पर रखी हुई है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के सरफेस का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इस ग्राउंड के सरफेस के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगी। इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन। तो इस ऑब्जेक्ट के जो सरफेस का न्यूक्लियस होगा ना, वो ग्राउंड के सरफेस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, या फिर इस ग्राउंड के सरफेस का न्यूक्लियस होगा ना, वो इस ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और आप चाहते हैं ना कि इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी फोर्स को बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब एक तो मैं आपको बताया एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, कि भाई न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होती है, दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होती है। एक तो आपको एग्जांपल दिया। तो इसी तरह से ना जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो बहुत प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगती है। बहुत प्रकार के इनके सरफेसेस के बीच बहुत प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगती है। एक मोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगती है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मतलब या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। तो जैसे ही दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो इनके बीच बहुत प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगती है। और यदि आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करे, तो आपको उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है, और उसी फोर्स को बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है जी। तो दूसरा रीजन क्या हुआ? तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। दूसरा रीजन क्या हो गया? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो फ्रिक्शन के क्या कारण है? मेनली दो ही कारण है। कौन सा? एक तो इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेस एंड दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब हम देख लेते हैं ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच हम ग्राफ देख लेते हैं एक। तो ग्राफ के लिए दो लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन है एक्स एक्सिस, दूसरा लाइन है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए अप्लाइड फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है फ्रिक्शन। ओके। तो आपको मैंने शुरू में पढ़ाया था ना, जब फ्रिक्शन के वेरी फर्स्ट लेक्चर में, तो आपको बताया था हमने कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है ना,
इस ऑब्जेक्ट पर एक अप्लाइड फोर्स F लगाते हैं, किस लिए? इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने के लिए। तो शुरू में क्या होती है कि जैसे आप इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं इधर राइट डायरेक्शन में, तो इस ऑब्जेक्ट पर लेफ्ट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगने लग जाती है, इस ऑब्जेक्ट पर लेफ्ट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगने लग जाती है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे शुरू में क्या होता है कि जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स, चलो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स को हम P से डिनोट कर देते हैं, अप्लाइड फोर्स को किससे डिनोट कर देते हैं? P से। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स P बढ़ते चला जाएगा ना, वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स F भी बढ़ते चला जाता है, ठीक है ना। शुरू में तो यही देखा था कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स P बढ़ते चला जाता है, वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स F भी बढ़ते चला जा रहा था। कब तक बढ़ रहा था? लिमिटिंग फ्रिक्शन तक बढ़ रहा था, ठीक है ना। तो शुरू में क्या होगा, जब फोर्स जीरो, अप्लाइड फोर्स यदि जीरो होगा ना, अप्लाइड फोर्स जीरो तो फ्रिक्शन भी जीरो हो जाएगा, तो मतलब ग्राफ ऑरिजिन O से स्टार्ट होगी ना। जब अप्लाइड फोर्स जीरो तो फ्रिक्शन भी जीरो, तो ग्राफ ऑरिजिन O से स्टार्ट होगी। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कब तक बढ़ेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन तक बढ़ेगा। यहां तक मान लीजिए बढ़ गया, यहां तक बढ़ गया, इस फ्रिक्शन को बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं इधर लिख जा रहा हूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो अप्लाइड फोर्स तो आप कितना भी बढ़ा सकते हो, लेकिन इस फ्रिक्शनल फोर्स का बढ़ने का अपनी एक लिमिट होती है, ठीक है ना। एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है। अप्लाइड फोर्स आप चाहो जितना बढ़ा दो, आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स एक लिमिट तक ही बढ़ती है। और जब ये फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो जाती है ना, तो उसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हमने यहाँ पर FL से डिनोट कर दिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन FL, लिमिटिंग फ्रिक्शन F इंटू FL। ये पॉइंट कहाँ पर कट करेगी? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन FL पर कट करेगी, ठीक है ना। अब फिर तूने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, तो वहां पर क्या हो जाएगी ना कि ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स से कम हो जाएगी। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद यदि तूने अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर था, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर था। लेकिन जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद भी तूने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू अप्लाइड फोर्स से कम हो जाएगी। तो ग्राफ क्या हो जाएगा? थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होगा और ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन को। इसको हम FK से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लिखने का जगह नहीं है ना, तो इसको हमने यहाँ पर FK से डिनोट कर दिया। नीचे वाला लाइन क्या है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर वाला पॉइंट क्या है? तो ऊपर वाला पॉइंट लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये है ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन। और यदि बात करें ना इसकी एंगल की, ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाता है? बता सकते हो कितना एंगल बनाएगी? देखो जीरो से लेकर के यहां तक, ऑरिजिन से लेकर के यहां तक, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर थे। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर है, ठीक है ना। और ऐसे में ये जो ग्राफ बनेगी ना, ठीक बीचों बीच बनेगी। जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स, जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स। इसलिए ये जो ग्राफ बनेगी ना, ठीक बीचों बीच बनेगी। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो 45 डिग्री हो जाएगा। और बात करें इस एंगल का, तो ये भी वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो कभी कभी आपसे ये एंगल भी पूछ लेता है। तो ये था ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हमारी फ्रिक्शन चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ PYQ, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे ऑफ फ्रिक्शन चैप्टर, ठीक है जी ना। उसके बाद हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखो हम आपसे हमेशा बोलते आए हैं ना, हमेशा आपसे बोलते हैं कि पढ़ाई पूरी ध्यान से कीजिए। ये मायने नहीं रखती है भाई, नहीं रखती है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, ये मायने नहीं रखती है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, कितनी बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, कितनी बड़े टीचर के पास पढ़ते हो। ये मायने रखती है ना कि तुम जिनके पास पढ़ रहे हो ना, मायने ये रखती है कि तुम जिनके पास पढ़ रहे हो ना, वो उनकी पढ़ाई तुमको कितनी समझ में आती है। और मायने ये रखती है ना कि तुम कितने ध्यान से पढ़ाई कर पाते हो, तुम कितने परिश्रम करते हो। यदि तुम बहुत बड़े टीचर्स के, बहुत बड़े कोचिंग पढ़ रहे हो, बहुत बड़े टीचर से पढ़ रहे हो जिनका बहुत बड़ा नाम है, और उनकी पढ़ाई आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, तो क्या आप एग्जाम में अच्छे परफॉर्म कर पाओगे? क्या अच्छे कर पाओगे? हो सकता है ठीक है वो बड़े टीचर है, लेकिन सच्चाई है कि उनकी पढ़ाई आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वो टीचर आपके लिए बड़े नहीं हुए,
वो टीचर आपके लिए बड़े नहीं हुए, पूरे संसार के लिए वो बड़े हैं, बट आपके लिए तो बड़े नहीं हुए ना, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे उनसे। तो आप वहीं पढ़िए जहां आपको समझ में आ रही है। टीचर के ऊपर बड़े और छोटे का लेबल नहीं होती है, लेबल होती है बड़े छोटे के ऊपर आपके परिश्रम पर। आपके परिश्रम पर बड़े और छोटे का लेबल होती है। यदि आप पूरा परिश्रम करते हो, पूरा ध्यान से पढ़ाई करते हो ना, तो ही आप बड़े बन पाओगे, न कि बड़े टीचर के पास बढ़ करके बड़े बड़े व्यक्ति बनोगे। तो फिर तो बड़े बड़े कोचिंग का फी बहुत हाई है ना, बड़े बड़े कोचिंग का, बड़े बड़े टीचर का फी भी तो बहुत हाई है। तो वैसे में तो केवल अमीर व्यक्ति का ही बच्चे सक्सेस हो पाते, गरीब तो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन गरीब के बच्चे भी करते हैं ना सक्सेस। वो छोटे शहरों से पढ़ाई करके, छोटे टीचरों से पढ़ करके, स्वयं से पढ़ करके भी वो सक्सेस प्राप्त करते हैं, स्वयं से पढ़ कर भी वो सक्सेस होते हैं। तो सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि आप कितने बड़े टीचर से पढ़ रहे हो, इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितने ध्यान से पढ़ रहे हो। आज क्या है, आजकल तो आते हैं बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े कोचिंग वाले कि मैं सिलेक्शन दिला देता हूँ, मैं सिलेक्शन दिला देता हूँ, मैं सिलेक्शन दिला देता हूँ। बिल्कुल बकवास बातें हैं। कोई सिलेक्शन तुम्हारा नहीं दिला सकता है। सिलेक्शन तुमको लेनी है तो तुमको स्वयं से परिश्रम करनी पड़ेगी। सिलेक्शन तुमको लेनी है तो तुमको स्वयं से पूरी ध्यान से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी परिश्रम से, फुल एकाग्रता के साथ पढ़ाई कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।